Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, this is 26th of November 2024. जब भी मैं 26 नवंबर बोलता हूँ तो पता नहीं क्यों 1949 प्रियम्बल में लिखा है ना, वी अडॉप्ट इनैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज ऑब्वियसली बात है, संविधान दिवस है, कॉन्स्टिट्यूशन डे भी है। सो लेट्स सी, आज एडिटोरियल्स भी आए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे एक एक करके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, लास्ट पेज से स्टार्ट करेंगे क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल्स आज हैं जो हमको एक एक करके देखने पड़ेंगे। एंड इससे पहले स्टार्ट करूं, एक और चीज़ बताऊं कि मैंने एक नया चैनल भी स्टार्ट किया है, यूपीएससी विद शुभम उसका नाम है। और एक और है, मोटिवेशनल चैनल होगा वो, उसमें भी कंटेंट हमने डालना शुरू नहीं किया है। मोटिवेशनल बस नहीं होगा, वो थोड़ा लाइफ रिलेटेड चैनल रहेगा, कॉन्शियस और अवेयरनेस रिलेटेड रहेगा कि जो बाकी हम जो चीज़ें कर रहे हैं उसको हम कैसे अपने सोशल लाइफ में कैसे बैलेंस बना सकते हैं, और बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसके सोल्यूशन भी सोशल हीलर्स के नाम से। तो नीचे दोनों चैनल्स की लिंक है, कंटेंट आज या कल से उसमें डलना शुरू हो जाएगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज़ ज्वाइन करेंगे और उसमें आप ज़रूर उसको शेयर करिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आता है। तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा कंटेंट तो हम उसमें और ज़्यादा बनाएंगे, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस को। सबसे पहली जो न्यूज़ है वो है जापान टू ब्रिंग होम वॉर डेड फ्रॉम बांग्लादेश। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज मैंने आपको चीज़ बता रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जापान, चूंकि आपको पता है कि अटैक करते करते इंडिया की तरफ आ रहा था, है ना, एंड बांग्लादेश तक तो आ भी गया था वो। तो जो जापान जब आया था तो बहुत सारे कुछ ऐसे भी सैनिक थे उनके जो यहाँ पे रह गए थे और यहीं पे उनको दफनाया गया है। सो नाउ जापान इज व्हाट डूइंग व्हाट, जापान ने कहा है कि नाउ दे विल डिग द ग्रेव्स, एंड उसमें डीएनए टेस्टिंग के माध्यम से जो भी जापानीज ग्रेव्स हैं उनको वो वापस वो अपने देश लेकर के जाएंगे। दे विल रिटर्न द होम आफ्टर 80 ईयर्स ऑफ एक्सह्यूमेशन, है ना। तो 80 सालों के बाद वो उसको ऐसा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। लगभग 23 सोल्जर्स हैं जो बांग्लादेश में दफन है, उनको ले जाना है। जापान का मैंने बताया कि चूंकि उसने चाइना में फॉट किया था, जो मंचूरिया रीजन था, बर्मा में फॉट किया था, जो कि म्यांमार कहलाता आज, एंड अगेंस्ट द अलाइड फोर्सेस, है ना। तो अभी फिर उसके बाद वो बांग्लादेश तक आ गया था। बांग्लादेश वाज आल्सो पार्ट ऑफ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया उस टाइम पे। तो नाउ दे विल टेक द बॉडीज आफ्टर 80 ईयर्स। सो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। जैसे पूछ सकता है कि जापान अभी रिसेंटली किससे के साथ ऐसा कर रहा है, तो वो बांग्लादेश के साथ। सेम सेकेंड न्यूज़ आर्टिकल जो है वो लिखा है रोहिंग्यास के बारे में। दे आर मोबिलाइजिंग टू फाइट अलॉन्ग साइड द म्यांमार्स मिलिट्री। हो क्या एक्चुअली कि म्यांमार की जो मिलिट्री है वो रिक्रूटमेंट करने के लिए अलग अलग कैंप्स में जा रही है। तो रिक्रूटमेंट में बहुत सारे रोहिंग्यास भी जो हैं वो उसमें शामिल होते जा रहे हैं ना। दे आर बिकमिंग पार्ट ऑफ द सम ऑफ द मिलिट्री ग्रुप्स एंड ऑल, है ना। तो रोहिंग्यास के बारे में थोड़े से फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए कि रोहिंग्यास हैं क्या। तो रोहिंग्यास आपको पता होना चाहिए कि they are a minority in Bangladesh, minority in Myanmar, and they are ethnically they are Muslims minority groups, Muslim minority group है, stateless Muslim minority group है। stateless क्यों? क्योंकि इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है म्यांमार की, याद रखेगा, इनको म्यांमार की सिटीजनशिप नहीं दी गई है। इनको इलीगल माइग्रेंट या इलीगल बंगालीज कहा जाता है म्यांमार में, ठीक है ना। तो दे कॉल देम इलीगल बंगालीज या इलीगल इमिग्रेंट्स, एंड इसीलिए रोहिंग्यास जो हैं दे आर स्टेटलेस मुस्लिम माइनॉरिटी ग्रुप्स। और वहाँ पे बांग्लादेश भी इनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है ना, कहती है कि भाई आप म्यांमार से आते हैं। तो दैट इज द केस विच इज देयर, है ना। इसके अलावा दे हैव बीन डिनाइड द सिटीजनशिप अंडर द म्यांमार्स 1982 सिटीजनशिप लॉ। जो म्यांमार का 1982 सिटीजनशिप लॉ है, इसके अंतर्गत इनको सिटीजनशिप नहीं दी गई है। एंड जो इनके चैलेंजेस हैं वो ये है कि दे फेस परसिक्यूशन, स्पेशली 2017 में बहुत ज़्यादा परसिक्यूट किया गया था। दे आर हाइएस्ट परसिक्यूटेड, मतलब एक तरीके से रेफ्यूजी ग्रुप्स, बहुत ज़्यादा परसिक्यूटेड रेफ्यूजी ग्रुप है रोहिंग्यास का भी, है ना। एंड दे बेसिकली क्लेम कि दे आर, मतलब ये अपने आप को म्यांमार का रखाइन स्टेट जो प्रोविंस है, रखाइन स्टेट जो है म्यांमार में, उसको अपना घर मानते हैं। लेकिन म्यांमार ने वहाँ से इनको हटा दिया और बहुत सारे फिर वहाँ से हट के कहाँ आ गए, बांग्लादेश में, स्पेशली कॉक्स बाजार जो रीजन है, कॉक्स बाजार रीजन बांग्लादेश का, COX कॉक्स बाजार, ठीक है ना। तो ये भी याद रखेगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस। न केवल रेफ्यूजी क्राइसिस है बल्कि ऑब्वियसली बात है, बांग्लादेश में जब इनको सेटलमेंट किया गया तो बहुत सारा इन्वायरमेंटल स्ट्रेन भी पड़ा, है ना। एंड इनके जो रोहिंग्याज हैं वहाँ पे बहुत सारे कॉलेरा और डिप्थीरिया के हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा रोहिंग्याज के बारे में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी, बिल्कुल आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़ आर्टिकल हम डिस्कस भी करेंगे।
यहाँ पे तो ऐसी नहीं है न्यूज़। Now let's come to this page. The constitution has always been secular both in spirit and in letter. अब ये जो आर्टिकल है ऑब्वियस बात है आज कॉन्स्टिट्यूशन डे है, उसमें उसके कारण भी रिलेवेंट है। ओवरऑल मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेक्युलरिज्म के बारे में है ना, तो जब इनिशियली आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं, ऑलरेडी बहुत सारे फीचर्स ऐसे हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स ऐसे हैं जो इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री बनाते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इसमें यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा कि जो इंडियन सेक्युलरिज्म है वो डिफरेंट होता है देन द वेस्टर्न सेक्युलरिज्म। ये लक्ष्मीकांत में भी आपको मिल जाएगा, ये यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका, ठीक है, मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी। तो इंडियन सेक्युलरिज्म किस तरीके से वेस्टर्न सेक्युलरिज्म से डिफरेंट है वो इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म बोलता है कि वी हैव टू मेंटेन अ प्रिंसिपल्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ऑल द रिलीजन। प्रिंसिपल्ड इक्विडिस्टेंस मतलब कि हर रिलीजन से बराबर की दूरी हमको बना करके रखनी है। ये नहीं कह रहा है कि रिलीजन शब्द यूज ही नहीं करना है, ये नहीं कह रहा है इंडियन सेक्युलरिज्म कि हमको रिलीजन शब्द यूज ही नहीं करना है, हम रिलीजन के बारे में कुछ नहीं देखेंगे, ना अच्छा देखेंगे ना बुरा देखेंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा है। इंडियन सेक्युलरिज्म बोलता है कि वी हैव टू मेंटेन प्रिंसिपल्ड इक्विडिस्टेंस मतलब सब रिलीजन से बराबर दूरी, मतलब अगर पास भी जा रहे हैं तो सबके बराबर पास जाएंगे और दूर रहेंगे तो सबसे बराबर दूरी रखेंगे, ठीक है ना। लेकिन जरूरत पड़ने पे वो मैनेज भी कर सकते हैं इंडियन सेक्युलरिज्म के अंतर्गत और जरूरत पड़ने में मदद भी कर सकते हैं, ठीक है ना, सबकी बराबरी से मदद करनी है ना। अब जो वेस्टर्न सेक्युलरिज्म है वो क्या बोलते हैं, वो स्ट्रिक्ट मतलब वो डिफरेंस बना करके रखते हैं। स्ट्रिक्ट डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रिक्टली अपने आप को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में रख लेते हैं और बोलते हैं हम रिलीजन शब्द का यूज ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे फ्रांस है, अब फ्रांस बोलता है कि ना आप कोई रिलीजियस सिंबल पहन सकते हो ना आप दिखा, अब वो भी अपने आप को यही बोलेगा कि हम सेक्युलर कंट्री हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, बट वहां पे वो एक्सट्रीम फॉर्म है ना, जहां पे वो कह रहा है कि भाई हम निगेट कर रहे हैं, दे आर निगेटिंग दिस कि आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हमारे लिए। लेकिन इंडिया ऐसा नहीं, इंडिया कहता है भाई कि आपको अपनी टोपी पहननी तो आप अपनी टोपी पहनो, आपको अपना गेरुआ धारण करना गेरुआ धारण करो, लेकिन सबको बराबरी से करेगा। ऐसा नहीं कहेगा कि नहीं तुम कर सकते लेकिन तुम नहीं करोगे। दिस इज व्हाट इंडियन सेक्युलरिज्म इज, ठीक है। अब ऑथर ने यहाँ पे जो डिस्कशन किया वो ये किया कि जो इनिशियल प्रियम्बल आया था तो प्रियम्बल में सेक्युलर वर्ड नहीं था, है ना। ऑब्वियस बात है दो वर्ड ऐसे हैं मैं आपको बता देता हूं, एक तो सेक्युलर वर्ड और दूसरा सोशलिस्ट वर्ड, ठीक है ना, और इंटीग्रिटी वर्ड। ये जो वर्ड्स हैं दे वर एडेड बाय द 1976 अमेंडमेंट जिसको हम 42nd अमेंडमेंट बोलते हैं। तो 42nd अमेंडमेंट ऑफ 1976 से सोशलिस्ट, सेक्युलर और आपका इंटीग्रिटी वर्ड जो प्रियम्बल में ऐड हुआ तो दे वर एडेड आफ्टर 1976। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 1976 के पहले तक हम सेक्युलर नहीं थे। इट वाज जस्ट स्टेटिंग विच वाज ऑब्वियस, मतलब जो एडिशन ऑफ वर्ड है इट वाज ऑलरेडी ऑब्वियस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। जब आप पढ़ोगे तो देयर आर मेनी आर्टिकल्स विच आर देयर, है ना, जो कि हैं। तो यहाँ पे देखो लिखा भी है द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर एडेड बाय 1976 42nd अमेंडमेंट, है ना। लेकिन इसके पहले भी ऐसा नहीं था कि हमारा इंटेंट कभी सेक्युलर नहीं था, इंटेंट वाज ऑलवेज सेक्युलर, है ना। अब कुछ आर्टिकल्स भी ऑथर ने यहाँ पे बताए जैसे कि कौन कौन से आर्टिकल हैं एक जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करते हैं। तो गारंटी ऑफ इक्वलिटी आर्टिकल 14 हो गया आपका, नॉन डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 और 16 हो गया, प्रोटेक्शन फ्रॉम रिलीजियस टैक्सेस एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशंस आर्टिकल 27 28 हो गया, परमिशन ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ चॉइस टू लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज आर्टिकल 29 30 हो गया, ठीक है ना। इसके अलावा आर्टिकल 325 ऑल मेक फॉर ये आर्टिकल 325 क्या है, प्रॉमिस ऑफ इक्वल बैलेट्स डिवाइड ऑफ सेक्शनल प्रेफरेंसेस, सबको इक्वल बैलेट्स, सबके वोट इक्वल हैं, है ना, एंड देयर इज नो सेक्शनल प्रेफरेंस आर्टिकल 325, ठीक है। तो ये ऑल दिस थिंग्स आर देयर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये प्रोविजंस ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में थे, सिर्फ मेयरली इंक्लूजन ऑफ वर्ड जो था वो 1976 में किया गया। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि सेक्युलरिज्म को जो केशवानंद भारती केस था 1973 का, उसका सेक्युलरिज्म हैज बीन मेड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सेक्युलरिज्म जो है की भावना दैट हैज बीन द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, एंड ये SR बोम्मई केस है जिसमें सेक्युलरिज्म वर्ड मेनली आया और सेक्युलरिज्म को ये बोला गया कि इट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। SR बोम्मई केस ये भी आप याद रखना, है ना, SR बोम्मई केस was there, है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस आर्टिकल, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऑन स्टबल बर्निंग एंड सैटेलाइट डेटा, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसमें दो चीजें फैक्ट आपको यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू
उससे मिल जाएगा। स्टबल बर्निंग आप सबको पता है कि समस्या है, दिल्ली में जो पोल्यूशन होता है उसका लगभग 35% कंट्रीब्यूशन जो है वो स्टबल बर्निंग से होता है। तो अब ये स्टबल होता क्या है, स्टबल कहाँ से आता है, वो मैं आपको बता दूं कि फार्मर्स जो पंजाब और हरियाणा के हैं, इनफैक्ट कल जो यूपीएससी विद शुभम वाला चैनल है उसमें मैं अभी क्या कर रहा हूँ, डेली सारे एडिटोरियल चाहे वो लाइव मिंट का हो, इंडियन एक्सप्रेस का हो, वो सारे डालूंगा, है ना। तो वो भी आप अगर देखना चाहते हैं तो आप यूपीएससी विद शुभम में देख सकते हैं। कल का मैंने डाला हुआ है, आज का मैं अभी दोपहर या शाम तक अपडेट कर दूंगा। तो अब देखो, जो पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स हैं वो खरीफ सीजन में क्या ग्रो करते हैं, पैडी या राइस ग्रो करते हैं, ठीक है ना। एंड इसके बाद चूंकि राइस में बहुत हाई डिमांड होती है वाटर की, ठीक है, तो राइस जब हार्वेस्ट हो जाता है तो उसमें लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल कुछ बनता है, जो उसका छोटा सा पार्ट नीचे लगा हुआ रहता है, इसको पैडी स्टबल बोलते हैं। और अगले सीजन को मतलब सोइंग करने से पहले आपको ये स्टबल क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम लगता है, अगर इसको हैंड पिकिंग करते या मशीन के थ्रू करते तो टाइम भी ज्यादा लगता है और पैसे भी ज्यादा लगते हैं। तो व्हाट दे डू इज दैट कि इसको बर्न कर देते हैं ना, दे बर्न द स्टबल, ओवरऑल पूरा इसमें आग लगा देते हैं। तो अब होता क्या है, ऑब्वियस सी बात है, जब बर्न करेंगे विंड्स के माध्यम से वो टॉक्सिक मटेरियल जो है हर जगह ट्रेवल करेगा, न्यू दिल्ली में भी आएगा। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, यही स्टबल बर्निंग कॉज करती है पोल्यूशन को, ठीक है ना। अब ऑथर ने यहाँ पे बोला है कि कैसे फायर्स को कैसे डिटेक्ट किया जाता है, तो उसका तरीका बता रहा है कि चूंकि फायर एक बड़े एरिया में किया जाता है इसलिए इसको सैटेलाइट के थ्रू भी डिटेक्ट किया जा सकता है, सैटेलाइट के थ्रू ही डिटेक्ट किया जाता है। तो दो नासा की सैटेलाइट्स हैं, एक्वा और सूमी एनपीपी, देखो लिखा हुआ है, इसको याद रखना, AQUA एक्वा एंड सुओमी एनपीपी, दीज आर द टू सैटेलाइट्स जिनके डेटा का यूज किया जाता है फायर्स का पता लगाने के लिए स्टबल बर्निंग के केस में। तो नासा ने एक्वा लॉन्च किया था 2002 में, है ना, और दूसरा जो था सुओमी एनपीपी, ये 2011 में लॉन्च किया गया था। ये नासा के अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम का हिस्सा है, दे आर पार्ट ऑफ अर्थ ऑब्जर्विंग सिस्टम ऑफ नासा। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखिएगा कि इसमें ये जो दोनों हैं ये नासा की ही है, इंडिया की सैटेलाइट्स के थ्रू हम ये नहीं पता लगाते, एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं, याद रखिएगा। इसके अलावा इसके अंदर ओजोन मैपिंग एंड प्रोफाइल सूट भी है सुमो के अंदर, जिससे वो एरोसोल का लोड भी पता लगा सकते हैं एटमॉस्फेयर में कितना है। सो दैट इज द बेस्ट वे टू डिटरमाइन, मतलब कि कहाँ कहाँ फायर हो रहा है, कहाँ कहाँ। तो ये इतना ही अगर आप जानते हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी चीज है। मेस इन लद्दाख ओपन्स इट्स वन ऑफ इट्स काइंड आइज टू कॉस्मिक गामा रेज। अब ये मेस है क्या लद्दाख में, तो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनाकोव एक्सपेरिमेंट, याद रखिएगा, मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनाकोव एक्सपेरिमेंट। ये टेलीस्कोप है, इट्स स्टेट ऑफ द आर्ट, ग्राउंड बेस्ड है, गामा रे टेलीस्कोप है, जो कि हैनले लद्दाख में इनॉग्रेट किया गया था अक्टूबर 4 को, याद रखिएगा। गामा रे टेलीस्कोप है, कहाँ इनॉग्रेट किया गया था, हैनले लद्दाख में, एंड इट इज मेजर एटमॉस्फेरिक चेरनाकोव एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। तो चेरनाकोव रेडिएशंस को ये डिटरमाइन करने के लिए बेसिकली चेरनाकोव रेडिएशंस को, अब जब मैं बोलूं चेरनाकोव रेडिएशंस तो क्या होती हैं, तो उसके बारे में भी नीचे अपन आते हैं। पहले अपन कुछ बेसिक फैक्ट्स और जान ले कि जो मेस है इसको बनाया किसने, तो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये चार ने मिलकर के इसको बनाया है। अब जो लाइट होती है, लाइट के अलग अलग बैंड्स होते हैं, आपको पता होगा कि गाक्सू वीमर करके मैंने कई बार आपको बताया भी है ना, यानी कि अगर मैं इसको ड्रॉ करूँ तो ये आपका गाक्सू वीमर है ना, ऐसा आता है। गामा रे है ना, गामा रे हो गया, देन एक्सरे हो गया, गाक्सू अल्ट्रावायलेट हो गया, देन विजिबल हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया एंड रेडियो वेव हो गया, ठीक है ना। तो ये जो है ये गाक्सू वीमर का जो ऑर्डर है ये इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो मतलब कि गामा रे की वेवलेंथ कम होगी और रेडियो वेव्स की वेवलेंथ ज्यादा होगी, लेकिन एनर्जी जो कि उल्टी होती है, तो गामा रे की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और रेडियो वेव्स की एनर्जी कम होती है, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, ऑर्डर जरूर याद रखिएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जब हम बात करते हैं तो गामा रे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है और हाईएस्ट एनर्जी होता है, ये तो यहाँ पे लिखा भी है, गामा रेज हैव द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, हाईएस्ट एनर्जी, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए। अब होता क्या है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, व्हेन गामा रेज फ्रॉम अ कॉस्मिक सोर्स इंटर द एटमॉस्फेयर, जब गामा रे इंटर करती है एटमॉस्फेयर में तो इंटरैक्ट करती है मॉलिक्यूल्स ऑफ द एयर, है ना, एयर के मॉलिक्यूल्स से, और वो प्रोड्यूस करती है एक कोपियस शार ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर को शार करती है। एंड जैसे ये चार्ज पार्टिकल ट्रेवल करते हैं एटमॉस्फेयर में डिफरेंट स्पीड्स, दे एमिट अ फेंट ब्लू लाइट, ये एक फेंट ब्लू लाइट, ये इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर जब
मूव करते हैं एट अ स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर, तो फिर ये प्रोड्यूस करते हैं फेंट ब्लू लाइट, जिसको हम बोलते हैं चेरनोकोव रेडिएशन। तो ये होता है चेरनोकोव रेडिएशन, है ना। एंड दिस रेडिएशन हैज वेवलेंथ विच इज टिपिकल ऑफ वायलेट एंड ब्लू लाइट ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम, तभी तो हमको दिख रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम ही तो हमको दिख सकता है। एंड वायलेट एंड ब्लू कलर की दिख रही है, इसका मतलब है कि इसकी वेवलेंथ किसके बराबर होगी, वायलेट एंड ब्लू लाइट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो ये होती है चेरनोकोव लाइट, है ना। एंड ये जो लाइट है ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आती है, उसी को एनालाइज करने के लिए, उसी को स्टडी करने के लिए, इसी के लिए ये मेस एक्सपेरिमेंटेशन है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। ये मेस जो एक्सपेरिमेंट है, एंड ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको हम क्या बोलते हैं, IACT बोलते हैं, है ना। IACT मतलब इमेजिंग एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव टेलीस्कोप्स, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, ये टेलीस्कोप इमेजिंग कर रहा है एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव की, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, IACT, यानी कि इमेजिंग एटमॉस्फेरिक चेरनोकोव टेलीस्कोप्स, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। यहां पे है भूटान पिचेस गेलेफू एज बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट। तो अभी हो क्या रहा है एक्चुअली मैं आपको बता दूं, नई दिल्ली में फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हो रही है ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। याद रखिएगा, लिख लीजिए इसको, दिल्ली में हो रही है फर्स्ट ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, ठीक है ना। तो कोऑपरेटिव्स का महत्व बताया जाएगा यहाँ पे, कोऑपरेशन किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज कैसे चल रही हैं, उनके बारे में। अब यहाँ पे भूटान का गेलेफू प्रोजेक्ट है। गेलेफू क्या है, इट्स माइंडफुलनेस सिटी। माइंडफुलनेस सिटी, गेलेफू जो है वो इनकी पहली माइंडफुलनेस सिटी है। एंड गेलेफू जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया और भूटान के कोऑपरेशन से बनाई जा रही है, इसीलिए गेलेफू को एज द बिगेस्ट कोऑपरेटिव प्रोजेक्ट के रूप में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर दैट। गेलेफू इज द फर्स्ट याद रखिएगा, माइंडफुलनेस सिटी मतलब जीरो कार्बन सिटी है जो कि डेवलप की जा रही है भूटान में, जीरो कार्बन सिटी के रूप में डेवलप की जा रही है 2500 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, 2500 स्क्वायर किलोमीटर, याद रखिएगा, इंडिया एंड भूटान के कोऑपरेशन से। तो दैट इज वन थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आते हैं एडिटोरियल पेज में, दो एडिटोरियल्स हैं। पहला एडिटोरियल, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिल थ्राइव्स, लेट इट शो इंडिया द वे, और दूसरा एडिटोरियल है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कोर्स। तो लेट मी ओपन द नोट्स, मैंने खोला हुआ है तो नोट्स से अपन दिखा देता हूं मैं आपको। तो पहला जो है एडिटोरियल शशि थरूर ने जो लिखा है उसमें अभी चूंकि 75th ओकेजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन का, तो उसके बारे में ऑथर ने बताया काफ़ी चीज़ें, जैसे कि जो BR अम्बेडकर जी थे उनका क्या कहना था, क्या वार्निंग थी। उन्होंने ये कहा था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड करता है इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंटेड, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन डिपेंड्स अपॉन द इंटीग्रिटी एंड कमिटमेंट ऑफ दोज हु इम्प्लीमेंटेड, इसलिए आपको इंटीग्रिटी के साथ काम करना पड़ेगा। प्लस जो कस्टोडियंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि भैया इक्वालिटी मेंटेन रहे, फ्रेटर्निटी मेंटेन रहे, किसी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस ना हो, किसी प्रकार के डिविजन्स ना हो, एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी भी रहे। इसके साथ साथ आपको पॉलिटिक्स का मिसयूज नहीं करना है, ठीक है ना। यू डोंट हैव टू, यू शुड नॉट मिसयूज द पॉलिटिक्स एंड डिस्क्रिमिनेशन करके फेवर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं देना है। इसके अलावा ऑथर ने फिर 75 ईयर्स में क्या प्रोग्रेस रही है, तो इक्वालिटी के बारे में बताया कि एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड अफर्मेटिव एक्शन ये लिए गए हैं, लेकिन अभी भी इनइक्वालिटीज हैं, जैसे कि अभी भी कास्ट सेंसस की डिमांड चलती जाती है। फ्रेटर्निटी की बात करें तो अब मणिपुर में आप देख रहे हैं किस तरीके से इशू हो रहा है ना। लेकिन ऑब्वियस बात, देखो हमको स्ट्रेंथन करना है ना। दीज आर द प्रिंसिपल, दीज आर द आइडियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम हो सकता है अभी ना हो, है ना, कास्ट पॉलिटिक्स के कारण ना हो, रिजर्वेशन इश्यूज के कारण ना हो, है ना, ऑल दीज थिंग्स इशूज विल गो ऑन, बट हमको रेजिलियंस अपना दिखाना है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिखाया है। कैसे दिखाया कॉन्स्टिट्यूशन ने, 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं, इसका मतलब है कि ऑर्गेनिक नेचर है, इवॉल्व हो सकता है, टाइम के साथ चेंज हो सकता है। वैसे हम क्यों नहीं चेंज हो सकते, वाई कांट वी, है ना, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है तो दैट इज द थिंग। अब दूसरा जो आर्टिकल था, रोल ऑफ वुमेन इन फ्रेमिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एक तो दो महिलाओं के नाम हैं जो कि हम नहीं लेते हैं। हम हमेशा फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं, फादर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बात करते हैं, लेकिन मदर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते। वो चीज ऑथर ने बोली है। इसका रीजन उन्होंने क्लियर बोला है कि एक तो जो स्टिग्मा है, डॉगमा है, स्टिग्मा है रिलेटेड टू वुमेन, दूसरा है कि हम पैट्रियार्कल माइंडसेट के लोग हैं, है ना, ऑब्वियस सी बात है, दैट इज स्टिल इनग्रेन्ड इन आवर माइंड्स। इसके अलावा ऑथर ने कहा कि जेंडर सब्जुगेशन रहा है इंडिया में हमेशा, वुमेन जो है वो बहुत ज्यादा मतलब हाईलाइट नहीं हो पाती हैं बिकॉज ऑफ द मेल डोमिनेंस एंड ऑल। की कंट्रीब्यूशंस की बात करें तो यहाँ पे ऑथर ने सबसे पहले हंसा मेहता और अमृत कौर का नाम लिया है। हंसा मेहता एंड अमृत कौर, दे एडवोकेट
एडवोकेटेड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, हंसा मेहता एंड अमृत कौर, ठीक है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड उन्होंने कहा था कि फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत होना चाहिए, है ना। बाद में हालांकि इसको डीपीएसपी के अंदर डाला गया, लेकिन इन्होंने डिमांड की थी कि फंडामेंटल राइट के अंदर होना चाहिए, है ना। दे ऑल्सो एडेड इंपॉर्टेंस ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। देन हंसा मेहता ऑल्सो सॉट लिमिट्स ऑन रिलीजियस फ्रीडम टू इंश्योर वुमेन्स इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म्स, है ना। शी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज एंड ऑल। अमृत कौर ऑल्सो क्रिटिसाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस लाइक पर्दा, पोलीगैमी एंड सती, है ना, कहा कि एंटी वुमेन है। तो हंसा मेहता और अमृत कौर का बहुत बड़ा रोल था वो, लेकिन हमको नहीं मिलता है, पढ़ने में भी नहीं आता और हम जानते भी नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज इश्यूज जो मैंने आपको बताया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, दोनों के बारे में आपको कुछ कुछ चीज़ें पता चल गया, लिखने के लिए तो ही गया। किलीमंजारो में एक केरला की लड़की है जो वहां पहुंची है। तो ये देखो कौन पहुंचा है कौन नहीं पहुंचा इंपॉर्टेंट नहीं है। माउंट किलीमंजारो, वहां का एक पॉइंट है स्टेला पॉइंट। अगर कोई आपसे पूछता है स्टेला पॉइंट कहां पर है तो माउंट किलीमंजारो में है। इट इज द टॉलेस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका। माउंट किलीमंजारो 5895 मीटर्स, 19,341 फीट हाइट है एंड इट इज टॉलेस्ट माउंटेन इन अफ्रीका एंड वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन है ये, याद रखिएगा। इट इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग माउंटेन, ठीक है। यहाँ पे 3 वॉल्केनिक कोन्स आपको मिलेंगे, एक कीबो जो कि डॉर्मेंट है, मावेंजी जो कि एक्सटिंक्ट है और शीरा जो कि एक्सटिंक्ट है। एंड ये लोकेशन कहाँ पर है तो ये तंजानिया में है, नियर केन्या बॉर्डर। तो लोकेटेड इन तंजानिया नियर केन्या बॉर्डर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट विल बी इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लाइक आवर वीडियो एंड जो मैंने चैनल्स बताए जरूर उनको सब्सक्राइब करिएगा और जरूर शेयर करिएगा। टिल देन कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।